दुल्हन के कमरे में एक अफरा तफरी सी फैली थी। दूर दराज से आई कज़नें उसी कमरे में तैयार होने में मसरूफ दिखाई दी। कोई अपने झुमके ढूंढने लगी तो किसी के जूते रूठे सैया की तरह नखरे दिखा रहे थे। घर के बाहर भी मर्द हजरात शामियाने लगाने और सजावट में मसरूफ थे। जफर साहब अपने आंसू रोके सारे इंतजामात देख रहे थे। शाज़मा खामोश सी शीशे के आगे बैठी थी, जबकि उसके सामने झुकी अनाया के हाथ फुर्ती से उसके चेहरे के नक्शो निगार को दिलकश बनाने में मसरूफ थे। अनाया, जल्दी दुल्हन को तैयार करो, बारात के आने का टाइम होने वाला है। और लड़कियों, तुम सबकी तैयारी अभी तक खत्म नहीं हुई। रिश्ते की एक खाला ने कमरे में आकर सबको लताड़ा। नतीजतन सबके हाथ मजीद तेजी से चलने लगे। अनाया शाज़मा को तैयार करने के बाद खुद भी तैयार हो आई। पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक और खुला ट्राउजर पहने नेचुरल मेकअप किए वो बहुत हसीन लग रही थी। अब्बा, बारात अभी तक क्यों नहीं आई? आप फोन करके पता करें। जब काफी वक्त बीत गया तो अनाया जफर साहब के पास आकर परेशानी से बोली, बेटा मैंने कॉल की थी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद बारात पहुंचने वाली होगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जफर साहब उसे कहकर आगे बढ़ गए तो वो भी शाज़मा के पास आ गई। आपी, बहुत प्यारी लग रही हो। शाज़मा फीका सा मुस्कुरा दी। आपी, मैं जानती हूँ कि इस तरह अचानक किसी अजनबी शख्स को हमसफर बनाना बहुत मुश्किल है। आपने हमेशा रेहान भाई के बारे में ही सोचा होगा और अब अचानक से उनके बजाय तलाल। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं और रेहान भाई आपके लायक नहीं थे। शायद जिंदगी इसी का नाम है, अचानक से रिश्ते और जज्बात बदल जाते हैं। कल तक जो पराया था आज अपना बन जाता है। अनाया उसका हाथ थामकर एक बड़ी बहन की तरह उसे समझाने लगी। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। शाज़मा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई। अभी अनाया उसे जवाब देने ही लगी थी कि जफर साहब हवास बाख्ता से कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ अब्बा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अनाया उनके नजदीक आकर बोली, वो आमिर तलाल नहीं है। जफर साहब हकलाते हुए कुछ बताने लगे। क्या मतलब? अनाया ना समझी से उन्हें देखते हुए बोली, जबकि शाज़मा खामोश सी उन्हें देख रही थी। आप आराम से बैठें। वो उन्हें कुर्सी में बिठाकर कमरे में रखा पानी का गिलास उठा लाई, लेकिन उन्होंने गिलास परे कर दिया। अब्बा, आखिर हुआ क्या है? अनाया को तशवीश होने लगी। आमिर को मैंने तलाल के घर भेजा था कि मालूम करे वो लोग घर से निकले या नहीं। वो अपने किसी भतीजे का नाम लेकर निढाल से बोल रहे थे। तलाल के बड़े भाई अरसलान ने बताया है कि तलाल तो सुबह ही किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था और वो तो तलाल की शादी का सुनकर हैरान होने लगा कि तलाल ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो शाज़मा से शादी कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसने ही कहा था ना कि आप ही से शादी करेगा। अब क्यों भाग गया? अनाया का गम और गुस्से से बुरा हाल होने लगा। रिश्तेदारों में चहमगोइयां शुरू होने लगी। रात ढलती जा रही थी और बारात के आने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। अनाया ने बारहा तलाल को कॉल की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अब तो तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। अब्बा, मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि इस तरह जबरदस्ती ये रिश्ता उस पर मुसल्लत ना करें। पहले तो तलाल ने आपको इनकार नहीं किया, लेकिन ऐन वक्त पर भाग गया। अनाया सदमे से बोल रही थी और शाज़मा नजरें झुकाए बैठी थी। इतने में उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो जफर साहब सीने पर हाथ रखे जमीन पर गिरे हुए थे। अब्बा, अब्बा, वो दोनों चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागी। शोर सुनकर कुछ लोग अंदर आ गए। फौरन एम्बुलेंस मंगवाई गई और जफर साहब को अस्पताल ले गए। जफर साहब को दिल का दौरा पड़ा था। वो दोनों परेशान सी अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थीं। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो वो दोनों लपक कर डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर, मेरे अब्बा कैसे हैं? अनाया ने नम लहजे में पूछा। उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें दोबारा किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए, वरना दूसरे हार्ट अटैक से उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर उन्हें वार्न करके चले गए तो दोनों ने उनके सेहतयाब होने पर खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद जफर साहब को घर वापस ले आए। शादी टूटने वाला हादसा भुलाकर वो दोनों उनकी तीमारदारी में लग गईं। अनाया ने उन्हें कुछ भी सोचने से मना कर दिया था। वो दोनों हर मुमकिन उनका ध्यान बटाने की कोशिशों में मसरूफ थीं। इन्हीं दिनों एक शाम तलाल उनके घर आया। अंकल, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो हैरानगी से उनकी हालत देख रहा था, जबकि शाज़मा शदीद इज़्तिराब के आलम में बैठी उंगलियां मरोड़ने लगी। इसी असना में अनाया कमरे में दाखिल हुई।
تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ کتنے بے شرم انسان ہو تم! کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ انایا تو اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ طلال پریشان سا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ظفر صاحب کی یہ حالت، انایا کا اس پر غصہ کرنا اور شازمہ کی خاموشی۔ لیکن میں نے کیا ہے؟ یہ تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ عین شادی والے دن غائب ہو کر آ جا کر یہ سوال کر رہے ہو؟ اگر آپی سے شادی کرنے پر اعتراض تھا تو اسی وقت ابا کو منع کر دیتے۔ انایا ضبط سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس طرح ہمیں رسوا کر کے کون سا بدلہ لیا ہے تم نے؟ آخر میں انایا کا لہجہ تکلیف سے بھر گیا۔ لیکن میں شادی سے نہیں بھاگا تھا، وہ تو مجھے طلال شازمہ کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہوں میں ایک التجا دیکھ کر چپ ہو گیا۔ بولو، کوئی وضاحت ہے تمہارے پاس؟ پہلے آپی کا رشتہ ٹوٹا، اس بدنامی سے بچنے کے لیے ابا نے تمہارے آگے منت کی، لیکن وہی بدنامی تم نے دے دی۔ ریحان بھائی نے تو منہ پر انکار کیا تھا، لیکن تم نے ہماری پیٹھ پیچھے وار کیا ہے۔ انایا کی باتیں طلال کا دل چیر رہی تھیں۔ ظفر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ شازمہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب یہاں کھڑے ہو کر ہماری بے بسی کا تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، جاؤ۔ تلخ لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں وہ چلائی تو طلال مرے قدموں سے ان کے گھر کی چوکھٹ پار کر گیا۔